हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जरा एक दृश्य की कल्पना कीजिए। आप एक शानदार हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और आपके एक तरफ विशाल मशीनें गन्ने के कचरे को भविष्य के आधुनिक ईंधन में बदल रही हैं, है ना? बिल्कुल। और ठीक दूसरी तरफ उन्हीं गन्ने के ऊंचे ऊंचे खेतों के बीच एक जंगली बाघ अपने शिकार की तलाश में घात लगाए बैठा है। ओह, ये सुनकर किसी एक्शन फिल्म का सीन लगता है, लेकिन असल में ये कोई फिल्म नहीं है। यही तो बात है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे विशाल और सबसे रहस्यमयी जिला है लखीमपुर खीरी। पूरे 7,680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक ऐसा क्षेत्र जो आज देश के करंट अफेयर्स के बिल्कुल केंद्र में है। और ये सिर्फ अपने भौगोलिक आकार के कारण चर्चा में नहीं है। आज लखीमपुर खीरी कई महत्वपूर्ण बदलावों के चौराहे पर खड़ा है। हाँ, चाहे वो सरकार की नई महत्वाकांक्षी योजना ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन हो, या फिर E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग का भविष्य हो। सही कहा। और इसमें वो हालिया मुद्दा भी शामिल है जहां नेपाल सीमा के पास अवैध रूप से संचालित मदरसों पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई हुई, जो मानव तस्करी और हवाला में लिप्त पाए गए थे। बिल्कुल। और आज की हमारी इस डीप डाइव क्लास का मिशन इन्हीं सब कड़ियों को जोड़ना है। हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि ये चीजें काम कैसे करती हैं। और दोस्तों, आज की इस विस्तृत क्लास के लिए दिशा निर्देश, सभी प्रमाणिक तथ्य और जो बेहतरीन नोट्स हैं वो शिवांश मिश्रा सर द्वारा तैयार किए गए हैं। हम उनके दिए गए इस शानदार ब्लूप्रिंट का स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जो किसी भी जगह की नियति तय करती है, वहां का भूगोल। क्योंकि भूगोल किसी भी क्षेत्र के लिए वो कैनवस होता है जिस पर उसकी अर्थव्यवस्था और समाज की तस्वीर बनती है ना? एकदम सही। अगर हम लखीमपुर खीरी की सीमाओं को देखें तो ये एक बेहद संवेदनशील ट्रांजिशनल जोन यानी संक्रांति क्षेत्र है। इसके उत्तर में नेपाल की एक खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अच्छा, और दक्षिण की तरफ? दक्षिण की तरफ ये हरदोई और सीतापुर से जुड़ता है, पूरब में बहराइच है और पश्चिम में शाहजहांपुर और पीलीभीत। लेकिन इन सीमाओं से भी ज्यादा महत्वपूर्ण इसका तराई क्षेत्र में स्थित होना है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में तराई क्षेत्र के कंसेप्ट को बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। जी, तराई का मतलब सिर्फ नमी वाला इलाका नहीं होता। तो क्या होता है? देखिए, जब हिमालय से नदियां नीचे उतरती हैं तो पहाड़ों के बाद जब जमीन अचानक समतल होती है तो पानी का बहाव धीमा हो जाता है। तो वो पानी फैल जाता होगा। बिल्कुल। और उसी फैले हुए पानी से दलदली, नम और बेहद उपजाऊ जमीन बनती है। यही कारण है कि लखीमपुर का जल तंत्र इतना विशाल है। शारदा नदी, जिसे नेपाल में महाकाली कहा जाता है, इस क्षेत्र की जीवन रेखा भी है और तबाही का कारण भी। हाँ, और इसके साथ गोमती, घाघरा और मोहन नदियां भी इस पूरे क्षेत्र को सींचती हैं। और सिर्फ नदियां ही नहीं, गोला और लिटी जैसी विशाल झीलें भी इस इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है। और इस पानी की बहुतायत का सीधा असर मिट्टी और मौसम पर पड़ता है। यहाँ की उपजाऊ जलोढ़ दोमट मिट्टी खेती के लिए वरदान है। जहाँ 1000 से 1200 मिलीमीटर की औसत वर्षा होती है और तापमान 25 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। सही है। लेकिन भूगोल के बाद जब हम प्रशासन को देखते हैं, ऐसा क्या है उस ब्लूप्रिंट में? देखिए, लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले इस अकेले जिले में 2 लोकसभा सीटें हैं, खीरी और धौराहरा। और विधानसभाओं का फैलाव भी तो देखिए। हाँ, उत्तर में पलिया और निघासन से लेकर गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर, धौरारा, लखीमपुर, कस्ता और नीचे मोहम्मदी तक कुल 8 विशाल विधानसभा सीटें हैं। साथ ही 7 तहसीलें, 15 विकासखंड और 4 नगरपालिकाएं हैं। लेकिन जो आंकड़ा मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है 10,706 ग्राम पंचायतें। मेरा सवाल आपसे ये है, 7680 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, जो शायद गोवा राज्य से भी काफी बड़ा है। हाँ, काफी बड़ा है। इसमें घाघरा और शारदा जैसी बाढ़ लाने वाली नदियां हों और एक खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो। ऐसे में 10,706 ग्राम पंचायतों तक प्रशासन की पहुंच सुनिश्चित करना कितना बड़ा नाइटमेयर या दुष्स्वप्न होता होगा। आप इसे दुष्स्वप्न कह रहे हैं और प्रशासनिक नजरिए से ये सच भी है। इसे थिनली स्ट्रेच्ड एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। मतलब सरकारी मशीनरी बहुत पतली परत में फैल जाती है। बिल्कुल। मॉनसून के दौरान जब शारदा या घाघरा उफान पर होती हैं तो कई ग्राम पंचायतों का संपर्क मुख्य जिले से पूरी तरह कट जाता है। सड़कें बह जाती होंगी। जी, ऐसे में राशन पहुंचाना, स्वास्थ्य सेवाएं देना या कानून व्यवस्था बनाए रखना कोई आम काम नहीं रह जाता। और ऊपर से नेपाल की खुली सीमा। सही कहा। खुली सीमा का मतलब है कि प्रशासन को सिर्फ स्थानीय विकास नहीं देखना है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की भी निगरानी करनी है। नदियां अक्सर तस्करों के लिए प्राकृतिक और रडार से बचे रहने वाले मार्ग बन जाते हैं। एक बहुत ही जटिल स्थिति है। तो भूगोल सिर्फ खेती नहीं तय कर रहा, बल्कि सीधे तौर पर प्रशासन को चुनौती दे रहा है। बिल्कुल सही। अब जरा इस विशाल भूगोलिक कैनवस पर रहने वाले लोगों की बात करते हैं। क्लास के दूसरे चरण में हम लखीमपुर की जनसांख्यिकी और इतिहास को डिकोड करेंगे। जी, 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ की कुल जनसंख्या 40,12,433 है। और दशकीय वृद्धि दर 25.38% है। यानी इतनी बड़ी जमीन होने के बावजूद 524 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व ये बताता है कि संसाधनों पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और चिंताजनक हिस्सा है वो शिवांश मिश्रा सर ने अपने डैशबोर्ड में साफ साफ रेखांकित किया है। आप लिंगानुपात की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। लखीमपुर का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 849 है। ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। और जब हम शिक्षा की बात करते हैं
तो कुल साक्षरता दर 60.56% है। चलिए मान लेते हैं कि पुरुष साक्षरता लगभग 69.57% तक पहुंच गई है, लेकिन महिला साक्षरता सिर्फ 50% के आसपास ही है। आधी महिला आबादी आज भी पढ़ना लिखना नहीं जानती। ऐसा क्यों है? मतलब ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। इसके पीछे सीधा सीधा कारण उस अर्थव्यवस्था और समाज की संरचना में है जो तराई के इस भूगोल से पैदा हुई है। देखिए, लखीमपुर मुख्य रूप से एक कृषि आधारित और विशेष रूप से गन्ना आधारित अर्थव्यवस्था है। तो गन्ने की खेती से साक्षरता का क्या लेना देना? लेना देना है। गन्ना एक लेबर इंटेंसिव यानी अत्यधिक शारीरिक श्रम मांगने वाली फसल है। अच्छा, तो खेतों में काम ज्यादा होता है? हाँ, जब अर्थव्यवस्था में खेतों की भारी काम की मांग होती है तो समाज पितृसत्तात्मक हो जाता है। लड़कों को खेत के काम या संपत्ति के वारिस के रूप में देखा जाता है। ओह, और लड़कियों की शिक्षा को गैर जरूरी निवेश मान लिया जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा तराई के दूर दराज इलाकों में जहां नदियां रास्ते काट देती हैं, माता पिता लड़कियों को मीलों दूर स्कूलों में भेजने से डरते हैं। ये व्याख्या बहुत कुछ स्पष्ट करती है। मतलब भूगोल ने खेती तय की, खेती ने श्रम की मांग तय की, और उस मांग ने लड़कियों को स्कूल जाने से रोक दिया। यही जमीनी हकीकत है। लेकिन ये मुझे एक बहुत गहरे विरोधाभास की तरफ ले जाता है। एक तरफ हमारे पास ये जनसांख्यिकीय सच्चाई है, और दूसरी तरफ लखीमपुर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत इतनी समृद्ध है कि सुनकर गर्व होता है। ऐतिहासिक गहराई के मामले में तो ये क्षेत्र अद्वितीय है। शिवांश मिश्रा सर के नोट्स के अनुसार ये तराई क्षेत्र मुख्य रूप से थारू जनजाति का निवास स्थान रहा है, जिनकी अपनी एक बहुत ही समृद्ध और प्रकृति से जुड़ी हुई जीवन शैली है। इसके अलावा यहाँ महाभारत काल का बलमयार या बरखर पांडव स्थल भी है। जरा सोचिए, इसका इतिहास कितना पुराना है। और खैराबाद में तो समुद्रगुप्त के काल का शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। वाओ। और अगर हम वास्तुकला और धार्मिक आस्था को देखें तो ओयल का मेंढक मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देश का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शिव की पूजा एक विशाल मेंढक की पीठ पर बने मंदिर में होती है। और गोला गोकर्णनाथ को हम कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जिसे अब छोटी काशी या उत्तर का काशी कहा जाता है। यहाँ का शिवरात्रि मेला पूरे उत्तर भारत में अपनी छटा बिखेरता है। साथ ही लिलोटनाथ मंदिर का भी गहरा आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन मैं इस विरोधाभास को पचा नहीं पा रहा हूँ। हम छोटी काशी में देवियों की स्तुति करते हैं, हमारे पास समुद्रगुप्त और महाभारत जैसी समृद्ध विरासत है, लेकिन आज के समाज में हकीकत यह है कि हमारी 50% महिलाओं को अपना नाम तक लिखना नहीं आता। यही इतिहास और वर्तमान का सबसे बड़ा टकराव है। भव्य मंदिर और शिलालेख हमें ये बताते हैं कि हमारा अतीत कितना गौरवशाली था, लेकिन साक्षरता दर और 849 का लिंगानुपात हमें आईना दिखाता है। पुराने गौरव से नहीं हो सकता। जब तक समाज की आधी आबादी यानी महिलाएं आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त नहीं होंगी, तब तक कोई भी जिला अपना असली सामर्थ्य हासिल नहीं कर सकता। बहुत ही सटीक विश्लेषण है। चलिए अब समाज की सच्चाई से अर्थव्यवस्था के उस इंजन की तरफ चलते हैं जो लखीमपुर को चलाता है। आप यूपी के चीनी की कटोरी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। तराई की इस नमी ने सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि यूपी के पूरे औद्योगिक नक्शे को आकार दिया है। जलोढ़ मिट्टी, तराई की नमी और शारदा नहर प्रणाली, इन तीनों के कॉम्बिनेशन ने लखीमपुर को गन्ने के उत्पादन का बेताज बादशाह बना दिया है। गोला, पलिया और मोहम्मदी में मौजूद विशाल और पारंपरिक चीनी मिलें इस बात का सबूत है। और शायद इसी वजह से जब सरकार ने पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की, तो लखीमपुर के लिए जनजातीय शिल्प और गुड़ उत्पादन को चुना गया। गन्ने की मीठास और थारू जनजाति के शिल्प का एक बेहतरीन मिश्रण था। लेकिन अर्थव्यवस्थाएं स्थिर नहीं रहती, वे इवॉल्व होती हैं। हाँ, और 2020 में हमने एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखा है जो मुझे निजी तौर पे बहुत दिलचस्प लगा। आप ODOC की बात कर रहे हैं? जी, यूपी महोत्सव के तहत अब फोकस ODOP से थोड़ा आगे बढ़कर ODOC यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन पर आ गया है। ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर के नोट्स बताते हैं, लखीमपुर से मैगलगंज के मशहूर रसगुल्ले, जिन्हें काला जाम भी कहा जाता है, और मोहम्मदी की खोया रबड़ी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए चुना गया है। सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एक अर्थशास्त्री के नजरिए से गुड़ से लेकर रबड़ी और रसगुल्ले तक का ये जो सफर है, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जब आप गुड़ बनाते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर का हिस्सा है। लेकिन जब आप वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन के तहत मैगलगंज के रसगुल्ले को एक ब्रांड बनाते हैं, तो आप सीधे सर्विस और एक्सपीरियंस इकोनॉमी में प्रवेश कर जाते हैं। इससे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए। मतलब लोग सिर्फ मिठाई खाने नहीं आते। जब एक कुजीन मशहूर होता है तो हाईवे पर फूड टूरिज्म बढ़ता है, ढाबों और रेस्टोरेंट्स की संख्या बढ़ती है। ओह, तो इससे स्थानीय डेयरी किसानों को सीधा फायदा होता होगा। बिल्कुल, दूध उत्पादकों को फायदा होता है, पैकेजिंग इंडस्ट्री को काम मिलता है और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। यानी आप सिर्फ एक उत्पाद नहीं बेच रहे हैं, आप उस जगह को एक डेस्टिनेशन बना रहे हैं। ये तो जिले की अर्थव्यवस्था को सिर्फ गन्ने के भरोसे रहने से बचाकर उसे डाइवर्सिफाई कर रहा है। सही कहा। मिठास अब सीधे लोगों के रोजगार और हाईवे इकोनॉमी से जुड़ रही है। ये तो हुई खाने की बात। लेकिन गन्ना सिर्फ हमारा पेट नहीं भर रहा है, वो अब हमारी गाड़ियों की टंकियों में भी जा रहा है। आप भारत के ऊर्जा क्षेत्र के सबसे बड़े बदलाव यानी E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल।
पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के तहत लखीमपुर एक प्रमुख बायो एनर्जी हब बन चुका है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमारी क्लास को यह समझाएं कि यह काम कैसे करता है। गन्ने का जो खेत अभी तक चीनी दे रहा था, वो अचानक से पेट्रोल का विकल्प कैसे बन गया? इसके पीछे एक बहुत ही सीधा वैज्ञानिक और आर्थिक मैकेनिज्म है। पहले चीनी मिलों में गन्ने से चीनी निकालने के बाद जो मोलासिस यानी शीरा और कृषि कचरा बचता था, उसे तो अक्सर यूं ही फेंक दिया जाता था ना? हाँ, या बहुत कम दाम पर बेच दिया जाता था। लेकिन अब उसी शीरे और गन्ने के अर्क को फर्मेंट करके और डिस्टिल करके एथेनॉल नाम का अल्कोहल बनाया जाता है। अच्छा। और इसे पेट्रोल में मिलाते हैं। जी। इस एथेनॉल को जब पेट्रोल में 20% तक मिलाया जाता है, जिसे E20 कहते हैं, तो इससे गाड़ियों के इंजन भी अच्छे चलते हैं और कार्बन उत्सर्जन भी कम होता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा देश जो अरबों डॉलर का कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, उसकी बचत होती है। बिल्कुल। और किसानों को उनके उस कचरे का भी पैसा मिल रहा है जो पहले बेकार था। ये तो वाकई एक शानदार विन विन स्थिति है। लेकिन जैसा कि लखीमपुर के साथ हमेशा होता है, जहां एक बड़ा विकास होता है, वहां एक नई चुनौती खड़ी हो जाती है। आप किस चुनौती की बात कर रहे हैं? शिवांश मिश्रा सर ने अपने विश्लेषण में जिस हिस्से को इकोसिस्टम का मुकुट कहा है, वो अब इस औद्योगिकरण के ठीक बगल में खड़ा है। ओह, आप दुधवा टाइगर रिजर्व कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पहला और सबसे गौरवशाली टाइगर रिजर्व है। और हमारी क्लास को ये स्पष्ट होना चाहिए कि 1987 में बना ये दुधवा कॉम्प्लेक्स कोई एक सिंगल जंगल नहीं है। हाँ, ये 3 अलग-अलग इकोलॉजिकल जोन का एक महासंगम है। पहला, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो 1977 में स्थापित हुआ, जहां बाघ, बारहसिंघा और दुर्लभ गैंडे पाए जाते हैं। दूसरा है किशनपुर वन्यजीव विहार, जो 1972 में बना था। ये तेंदुओं और नदी की डॉल्फिन के लिए जाना जाता है। और तीसरा, कतरनिया घाट संरक्षण क्षेत्र, जो अपने पक्षियों और घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। ये जैव विविधता का एक ऐसा खजाना है जिसे संजोना सिर्फ यूपी की नहीं बल्कि वैश्विक जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मैं आपसे सीधे तौर पर ये पूछना चाहता हूँ, एक तरफ आप कह रही हैं कि हम गन्ने के विशाल खेतों को और बढ़ाएं ताकि एथेनॉल की फैक्ट्रियां दिन रात चलें, जी, और ठीक उसी के बगल में दुधवा का अति संवेदनशील जंगल है, जहां बाघ और गैंडे खुले घूम रहे हैं। कागज पर प्रशासन कह देता है कि हमने बफर जोन बना दिया है, लेकिन एक बाघ तो नक्शा पढ़ना नहीं जानता ना। बिल्कुल नहीं। उसके लिए तो 15 फीट ऊंचा गन्ने का खेत बिल्कुल वैसा ही है जैसा जंगल की लंबी एलिफेंट ग्रास। तो क्या ये भारी उद्योग और इकोलॉजी वास्तव में एक साथ रह सकते हैं, या ये सिर्फ एक किताबी बात है? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बाघ के लिए जंगल की घास और गन्ने के खेत में कोई अंतर नहीं है। तो फिर होता क्या है? यही कारण है कि लखीमपुर में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं इतनी आम हैं। बाघ अक्सर गन्ने के खेतों को अपना प्राकृतिक निवास समझकर वहां बच्चों को जन्म देते हैं। हे भगवान! और जब किसान फसल काटने जाते हैं, तब बहुत भयानक दुर्घटनाएं होती हैं। प्रशासन बफर जोन बनाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को सुरक्षित रखना, पेट्रोलिंग करना और किसानों को जागरूक करना एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। उद्योग और प्रकृति के बीच का ये संतुलन बहुत ही नाजुक है। जी, ये सचमुच एक रोंगटे खड़े कर देने वाली जमीनी हकीकत है। और इसी नाजुक संतुलन से हम अपनी क्लास के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जो कि है नेपाल सीमा का मुद्दा। हाँ, शिवांश मिश्रा सर ने इसे एक बहुत ही सटीक नाम दिया है, द बॉर्डर पैराडॉक्स, चुनौतियां बनाम अवसर। पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ रखकर देखें तो भूगोल, जनसांख्यिकी, उद्योग और पारिस्थितिकी, इन सब का निचोड़ इस नेपाल सीमा के पैराडॉक्स में छिपा है। बिल्कुल, ये सीमा एक छलनी की तरह है। एक तरफ से ये हमारे लिए अवसर लाती है, लेकिन दूसरी तरफ से ये गंभीर चुनौतियां भी पैदा करती है। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो असुरक्षित नेपाल सीमा मानव तस्करी और वन्यजीव अंगों की तस्करी के लिए एक कुख्यात ट्रांजिट रूट रही है। और हाल ही में करंट अफेयर्स में हमने जो प्रशासनिक कार्रवाई देखी है, वो इसी चुनौती का हिस्सा है। आप उन मदरसों पर हुई कार्रवाई की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं स्पष्ट कर दूं कि नेपाल सीमा के पास अवैध रूप से संचालित मदरसों पर जो सख्त प्रशासनिक स्ट्राइक हुई है, वो किसी धार्मिक एजेंडे के तहत नहीं, बल्कि पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। क्योंकि हमें फैक्ट्स पर ही रहना है। बिल्कुल, जांच में पाया गया कि ये अवैध संरचनाएं मानव तस्करी और हवाला नेटवर्क, यानी बिना किसी कानूनी बैंकिंग सिस्टम के गैर कानूनी तरीके से पैसे इधर से उधर करने वाले गिरोहों के लिए एक सेफ हाउस की तरह काम कर रही थी। एक असुरक्षित सीमा का ये सबसे खतरनाक पहलू है। इसके साथ ही, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, तराई की बाढ़ और 50% महिला साक्षरता की सामाजिक चुनौती भी इसी जिले के माथे पर है। लेकिन इसी छलनी, इसी सीमा से अवसरों की एक नई रोशनी भी छनकर आ रही है। सही कहा। शिवांश मिश्रा सर के नोट्स का अंतिम हिस्सा बहुत ही आशावादी है। इसी नेपाल सीमा के साथ क्रॉस बॉर्डर व्यापार की असीम संभावनाएं छुपी हैं, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को बदल सकती हैं। दुधवा किशनपुर बेल्ट को अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इको टूरिज्म हब में बदल सकता है। बायो एनर्जी और E20 एथेनॉल हब तो ये जिला बन ही रहा है।
और इन सबको गति देने के लिए रेलवे का विस्तार हो रहा है, जैसे मैलानी निघासन लाइन, जो इस पूरे दुर्गम क्षेत्र की कनेक्टिविटी को एक नई दिशा दे रही है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि लखीमपुर खीरी एक क्लासिक केस स्टडी है, एक ऐसा सीमांत जिला जो अपनी खुली सीमा के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए क्रिटिकल है, और वही जिला अपनी प्राकृतिक संपदा के कारण देश की ऊर्जा सुरक्षा का भी भविष्य बन रहा है। तो दोस्तों, आज की इस विस्तृत क्लास को हम एक अंतिम गहरे विचार के साथ यही रोकते हैं। लखीमपुर खीरी आज एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जो इतिहास और भविष्य दोनों को अपने अंदर समेटे हुए है। बिल्कुल, एक तरफ महाभारत काल के बलमिया स्थल और थारू जनजाति की प्राचीन जड़ें हैं, और दूसरी तरफ E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग, मैगलगंज के रसगुल्लों की ग्लोबल ब्रांडिंग और क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का चमकता हुआ आधुनिक भविष्य है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह जिला उन बेड़ियों को तोड़ पाएगा जो इसे पीछे खींच रही हैं? यही सोचने वाली बात है। क्या लखीमपुर खीरी अपनी जनसांख्यिकी चुनौतियों को पार कर पाएगा, विशेषकर उस 50% महिला साक्षरता के काले साए को? क्या आधी आबादी को शिक्षा से दूर रखकर कोई भी जिला वास्तव में उत्तर प्रदेश की ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी का सच्चा नेतृत्व कर सकता है? ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हमारे समाज के लिए एक चुनौती है। हाँ। और इस पर हम सबको सोचना होगा। तो इसी विचार के साथ आज की ये डीप डाइव क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जी दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।